दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 पे। छठी क्लास की बच्ची को ये कहा जाता है, यह आदेश दिया जाता है, यह फरमान जारी किया जाता है कि जब वो स्कूल में जाए तो रास्ते में जो बिल्डिंग आती हैं उनकी छतों की तरफ नहीं देखना। क्या है उन बिल्डिंगों में, क्यों छतों की तरफ नहीं देखना? छठी क्लास की बच्ची के मन में क्या आता होगा? अतीत की बातें हैं। लेकिन जो मज़ेदार बात है, वो बच्ची जब कॉलेज में पहुंच जाती है और उन्हीं छतों की पहली सीढ़ी पर कदम रखती है तो यकीन मानिएगा भूचाल आ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी छतें हैं और भूचाल क्यों आता है। दरअसल इन्हें कहा जाता है कोठे। वो छठी कक्षा की बच्ची जब उसे पता चलता है कि वास्तव में कोठा होता क्या है, खून खोल जाता है। निर्णय ले लिया जाता है कि हो ना हो, अब इस गर्त में उन नाबालिग, उन कमसिन बच्चियों को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए ये नर्क है। ये वो दलदल है जिसमें अगर किसी की भी बच्ची एक बार पहुंच गई तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अतुल शर्मा ने अपनी जवानी में ये फैसला लिया और फिर एक दिन अचानक जब कोठे की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो यकीन मानिए कोठों में भूकंप आ गया। ये कौन आ गई? कोठों में हलचल मच गई। कौन है ये महिला और क्यों हमसे पंगा ले रही है? ना केवल कोठों में हलचल मच गई बल्कि उस इलाके में जो पुलिस चौकी पड़ती है वहाँ भी हड़कंप की स्थिति देखी गई। प्रशासन ये सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार ये महिला क्यों पंगा लेना चाहती है, पागल तो नहीं हो गई है, कौन है ये? और फिर यहीं से शुरू होता है कोठों के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ का सिलसिला। उस महिला से आपको मिलवाते हैं। इनकी हिम्मत की दाद आपको देनी होगी, सलाम भी करना होगा, प्रणाम भी करना होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। उस शेरनी से आपको मिलवाते हैं जो कोठों से भिड़ गई। अतुल जी बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से लाई इतनी हिम्मत? शायद ऊपर वाले ने जन्म इसलिए दिया कि मैं किसी का उद्धार कर सकूं। मैं कौन उद्धार करने वाली? किसी को बचा सकूं, अपने जैसा बना सकूं। वरना तो कहाँ इतनी कम उम्र में ये जज्बा आता कि क्यों मुझे मना कर रहे हैं ऊपर देखने के लिए, क्यों मुझे यहाँ देखने नहीं दे रहे हैं। और फिर इंतज़ार लंबा था। इंतज़ार के बाद में आदमी टूट जाता है या वो बातें भूल जाता है जो बचपन में करता है। जब 10-11 साल का बच्चा हो, वो उसे कहा गया हो और उसके बाद वो उसे भूल जाने की स्थितियाँ सारी थीं। क्योंकि मैं बहुत ही एक पुरातनपंथी परिवार में पली, एक पुरातनपंथी परिवार में ही ब्याही गई। लेकिन क्यों मुझे वो सब बातें याद रहीं कि वहाँ क्यों नहीं जाना, वहाँ क्या है। और प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि हर बार कुछ ना कुछ होता रहा। कोई महिला मेरे इर्द गिर्द रहने आई, मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी। उसको पता लगा कि ये वो है, उसको उसका घर दिलाने की कोशिश की, बिल्कुल सफल नहीं हो पाई। सबकी हिम्मत की, नहीं कर पाई। और हाथ जोड़ ली मैंने कहा जाओ तुम, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। वो लेकिन खटक थी एक मन में कि गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे को रखती थी, बेटा मेरा 1.5 महीने का था और गोविंदा बुलाती थी उसको। लेकिन मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं गोविंदा को राखी बांधूंगी, मेरा भाई नहीं है। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे आपका घर कोठों के नज़दीक ही था? बहुत पास, बस एक बीच में सड़क आड़ी और उसके जस्ट बाद मेरा घर था। तो नहीं मैं उसकी मदद कर पाई, लेकिन वो एक रहा मन में, ये कैसे हो कैसे हो कैसे हो। फिर मैंने एक बार जब मेरे इन लॉज में से सास ससुर नहीं रहे, तब मैंने एक बार कहा कि भाई मैं जाना चाहती हूँ और क्या पता वो मुझे मिल जाए। जो गलती मैंने की उसको घर में नहीं रखा। वो क्या कहती हुआ, थी क्या था, पूरा माजरा बताइए। जी, वो ये था कि वो पड़ोस में मेरे रहने आई, एक बड़ी सुंदर सी महिला थी और शायद उस वक्त उसकी 35-36 साल के करीब की उम्र रही होगी और बच्चे नहीं थे। और जो उसका तथाकथित पति था वो शायद पति नहीं था, वो तो बाद में पता हमको लगा।
तो हम ये सोचते थे इसका पति छोटा है और ये बड़ी है, बच्चे नहीं हैं इनके। मैं पूछती थी कि भाई तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं हुए थे मेरे, और मैं तुम्हारा गोविंदा ही मेरा बच्चा है, मेरा 1.5 महीने का बेटा था, ये मेरा वही मेरी सब है जो कुछ भी है। तो मेरी ऐसे 18-19 साल की मेरी उम्र थी, ज़्यादा नहीं थी। तो खेलती थी उसके साथ में। और फिर जैसे ही मुझे उसके बारे में पता लगा, एक दिन उसने मुझे अपनेपन में आके सब बताया कि मैं 5 साल की थी, मेरे फादर दरोगा थे, मुझे रंजिश में उठा लिया। और फिर जब मैं बड़ी हुई, धंधे पे लग गई गोरखपुर में, तो एक हमारे पड़ोस के आए चाचा जी, जिनको मैं बुलाती थी, वो तो मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं उनको पहचान गई, जी की बेटी हूँ और आप मुझे निकाल दो। तो मर्द है, सॉरी टू से, पर उन्होंने देह धर्म पूरा किया और कहाँ निकालूंगा। और वो हर रोज़ आते रहे, बिना पैसे आते रहे। और उसके बाद में एक दिन बोले अच्छा ठीक है मैं निकालता हूँ, तुम सब अपना जेवर वेवर सब ले लेना और चलना, हम लोग चलेंगे। वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र लिया, ट्रांसफ़र लेके मेरठ आए और उसको यहाँ ला के रखा। वो शादीशुदा थे, बड़े बड़े बच्चे थे उनके। उसके बाद में उन्होंने उसका सब जो भी जेवर पैसा सब समेटा और फिर से ट्रांसफ़र लिया और भाग गए। तो पड़ोस में कोई लड़का रहता था जिसकी शादी नहीं हो रखी थी, उसने कहा कि भाई वो छोड़ गए तुम्हें, ऐसे ऐसे, चलो मैं रखता हूँ अब। और मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं ठीक से रही, सुंदर बहुत थी, बहुत ही सुंदर थी, उसने रख लिया। वो फिर हमारे पड़ोस में आके रहने लगे। तो बच्चे की वजह से वो थोड़ा सा मेरे से वो हो गई थी। और देखिए उसने सुधरने की हर कोशिश की। वो पास में एक फैक्ट्री थी नमकीन की बनाने की, वहाँ काम करने लगी और पूरा मतलब पूरी मेहनत करती, मेरे भी 10 काम कर जाती आके कि तुम छोड़ दो मैं कर दूँगी और जाओ तुम बच्चे को लेके बैठो, ऐसे बड़ा स्नेह रखती थी। फिर एक दिन हमने ये गलती कर दी कि हम उसके परिवार को उससे मिलाने ले गए। वो बहुत बुरा दिन था, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जानते अभी इसको कौन है। उसके 2 बेटे हो चुके थे उनके, कि हमारे लिए तो उस दिन मर गई थी जब चली गई थी यहाँ से। हमने कहा भाई ये तो 5 साल की थी, इसको क्या मालूम। तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं, अब हम क्या कहेंगे किसी को इतने सालों के बाद। हमने वो चली आई वापस आके, हमें रखना भी मुश्किल हो गया क्योंकि घर परिवार की भी देखनी थी। जॉइंट फैमिली थी, पुराने विचार थे, हम किसान परिवार के लोग हैं। तो वो चली गई, हमारी बातचीत सुन के, जो घर में हमारी बातचीत हो रही थी, रात को ही निकल गई, दिखी नहीं। मैंने भी सोचा चलो गई, बला टली, इतनी उम्र नहीं थी, 18 साल की उम्र थी। फिर वो 1 साल बाद आई, बहुत सारा फल वल लेके, टोकरे लेके और अच्छी सी साड़ी वाड़ी पहन के। बेटा मेरा 1 साल का हो गया था। आके बोली गोविंदा को राखी बांधने आई हूँ मैं, वो भाई दूज करने आई हूँ, राखी की दिवाली पे आई थी। मैंने मना कर दिया कि नहीं, पहले मुझे बताओ तुम कहाँ थी इतने दिन तक। तो उसने कहा तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं, जहाँ से आई थी वहीं चली गई। मेरे लिए शॉकिंग था, ये समझ नहीं थी। मैंने कहा तो फिर जाओ, मैं नहीं कराऊंगी इससे टीका, तुम खराब औरत हो। वो खराब औरत शब्द मेरे मन पे छप गया, खुद का कहा हुआ। और आज तक मुझे नफरत होती है अगर कोई उन्हें खराब औरतें कहता है। फिर उसको जब बड़े हो गए, थोड़े बच्चे भी बड़े हुए, घर परिवार में भी समझ बनी, इतनी अकलाई परिवार है, तो तब मैंने कहा उनसे, अपने हस्बैंड को, कि मैं एक बार मीरा को ढूंढना चाहती हूँ। तो ढूंढ लो। गए ढूंढने, गए ऐसे कि गए तो हर दरवाज़ा मुंह पे बंद हुआ, यहाँ क्या कर रही है, कौन है तू, यहाँ क्यों आई है। फिर मैंने नया रास्ता निकाला, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊँगी, हमें नहीं पढ़ाना, जा चल यहाँ से। अब सोच के देखो 95 का टाइम, तो नहीं किसी ने सुना, क्या करें। फिर भी मैं जाती रही बेलौस। अच्छा न जाने क्यों डर ही नहीं लगा। मैं ये कहूँ कि लगा, और मैं उस डर को दबा गई नहीं। जैसे ही मैं पहली सीढ़ी रखती, जाने कहाँ चला जाता। तब तक तो मेरे एक घबराहट, धक धक तेज़ तेज़ होती थी जब तक मैं उस बाज़ार में जाऊँ। और जैसी सीढ़ी पे चढ़ी तो जैसे सब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये भी डर नहीं लगता था जैसे कि फिल्मों में देखते थे और सुनते थे लोगों से। वो सारा डर ऐसे द्रोहित हो जाता था कि जैसे कभी था ही नहीं। और मैं ज़बरदस्ती बैठती, बच्चे वो सामने नहीं आने देती थी। और लेकिन फिर ये हुआ कि एक मीरा को ढूंढने के लिए मुझे सैकड़ों मीरा दिखाई दी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको ही क्यों। ये मुझसे गुहार कर रही है, इसकी आंखें मुझसे कह रही हैं, तो मैं इसको क्यों नहीं निकाल सकती। पता नहीं था निकालना कैसे है, पता नहीं था कोई सहयोग करेगा या नहीं करेगा। ये भी नहीं पता था कि उसके बाद मेरा क्या होना है, मेरी फैमिली का क्या होना है। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, मैं बड़ी होने के नाते मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी परिवार की, तो वो भी डर था। लेकिन मैंने एक तय कर लिया था, जो मैं आज पहली बार कैमरे पे कह रही हूँ,
मैंने अपनी फैमिली को इस सब से बहुत दूर रखा। अपने देवर, अपनी नंद, अपने बच्चे, कभी किसी को ना किसी से मिलने दिया, ना किसी के सामने आने दिया। मेरी फैमिली को कोई नहीं जानता, इवन मेरे हस्बैंड तक को भी मैंने कहीं नहीं आने दिया। अकेले चले? अकेले। मैंने कहा मैं हूँ, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन तो मैं परिवार ने फैमिली कभी रोका नहीं? नहीं, कभी नहीं रोका। क्योंकि ये मैंने तय कर लिया था कि पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी मर्जी, ये तुम मिल जाएगी मीरा। सबको ये था कि मीरा मिलनी है, मीरा मिल जाएगी, इसको तसल्ली हो जाएगी। 10 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते, मीरा चली गई, मीरा चली गई, अभी मिल जाएगी। कितने कोठों पे चेक किया आपने? सब पे गई, एक एक पे गई। 2 साल लगे, 94 से 95 आ गया, फिर 96 आ गया, मीरा नहीं मिली। फिर मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ, क्यों नहीं मैं एक कम से कम एक लड़की भी निकाली मैंने, तो मीरा के प्रति एक मेरा अपराध बोध कुछ तो कम होगा। मेरी एक उसको कहीं देख रही होगी तो उसको मेरी क्षमा शायद वो लगेगी। फिर जब पहली लड़की हमने निकाली, वो बड़ा मेरे लिए समय था। बहुत अच्छे यहाँ पे एक जिलाधिकारी थे, मैंने उनसे कहा कि सर एक लड़की निकालनी है, बहुत दुख में है, और लेकिन पिछले 15 साल से वहाँ रह रही है, 3 साल की बेटी है उसकी। बोले वो 3 साल की है, 15 साल की, 15 साल से रह रही, कैसे निकलेगी? मैंने कहा सर वो तैयार है। तो बोले ठीक है, कैसे निकालोगी? मैंने कहा उसको एक कस्टमर भेजेंगे, वो उसे बाहर लाएगा, क्योंकि उस पर विश्वास है, उन्हें 15 साल से रह रही है। और शर्त एक है, उसकी बेटी अजमेर में है, बेटी लानी पड़ेगी रात भर में। अगर सुबह 6 बजे तक बेटी नहीं आई, वो वापस जाएगी। और इससे बड़ा फेलियर और कुछ हो नहीं सकता, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अकल नहीं थी कि मुझे ये डीएम से बात कहनी चाहिए, नहीं। वो मुस्कुराए, तो उनका कोशिश करते हैं, कोई फ़ोन वोन का तो ज़माना नहीं था। कब की बात है ये? 96 की। 96 की। तो हुआ रात को, उन्होंने अपना कोई फॉलोवर भेजा और कहा कि जाओ, जैसे भी जाओ, फ्लाइट से जाओ, कैसे भी जाओ, दिल्ली तक पहुंचो और जाओ, और सुबह तक लड़की लेके आनी है। 6 बजते ही उस लड़की ने एकदम बवाल काट दिया। उधर से वहाँ से फ़ोन आने लगे डीएम साहब के, वहाँ उनके डिपार्टमेंट के भी, कि भाई वो बाज़ार में बहुत बवाल है कि लड़की गायब हो गई, लड़की गायब हो गई, और मुकदमा लिखाने के लिए आई हैं वो। मैंने कहा सर सब फेल हो गया, कैसे होगा अब? और वो लड़की ने हाथ पैर पीली, मेरी लड़की को मार देंगे वो। अब उनके पास खुल गया होगा, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँचा होगा, वो लड़की ली होगी, वो यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, अब मेरी लड़की को रास्ते में मरवा देंगे वो। बड़ा ख़राब समय था। डीएम साहब ने बहुत सपोर्ट किया, बेटा थोड़ा सुनो, रुको, अभी होगा कुछ ना कुछ। पहाड़ की लड़की थी, खैर टचवुड भगवान की कृपा रही, थोड़ी देर में खबर आ गई कि लड़की को लेके आ गया, बच्ची को लेके आ जयपुर से? गया, अजमेर से लेके आ गया। उसको थोड़ी तसल्ली हुई, और डीएम साहब ने आदेश करे कि उठाओ जो जो वहाँ थाने में पहुँचे, टाक बंद करो इन्हें। महिला सिपाही से कहोगे इनके हाथ पैर तोड़ के रखे, क्या का बवाल काट रही, ये इनकी लड़की है, ये किसकी लड़की है? ये तो देखो, एक पंडित फैमिली की लड़की थी वो, अल्मोड़ा की। बस वो पल ऐसा था कि लड़की, पहला रेस्क्यू था, पहला रेस्क्यू था, सफल हुआ। और मुझे लगा मैंने, जहाँ भी हो तो मीरा, मुझे माफ़ कर दो। तो मीरा कभी नहीं मिली फिर आपको? कभी नहीं। वो लड़की की खैर फिर वो नारी निकेतन गई, उसकी बच्ची भी गई, उसकी शादी हो गई, प्रशासन की तरफ से ही कराई गई शादी, और अच्छे से रह रही है। बेटी पढ़ लिख के कहीं ना कहीं पे जो में कर रही है, ठीक है। वो पहली थी, लेकिन दुख आज भी यही है कि मैं छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं एक बार ये भी सुनना चाहती हूँ कि क्या वो नहीं है दुनिया में, मीरा। हाँ, ये मुझे पता लग जाए बस किसी तरह। और शायद अगर वो ना होती तो मैं नहीं आती। मुझे क्या मालूम क्या करना था वहाँ, मैं क्यों जाऊँगी? कोई मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं थी, सामाजिक कार्य करने का कोई जज्बा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोठों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था? कुछ ज्ञान नहीं था। इतनी सख्त हिदायतें थी कि पूछो मत, देखना मत, ऊपर क्या देख रहे हो। बाजार मतलब एक थे मेरे, शायद पापा जी के दोस्त रहे होंगे, उन्होंने कहा यहाँ आओ जरा। मैंने कहा हाँ जी। किसकी बेटी हो? मैंने कहा उनकी हूँ। तो ऊपर की देख रही हो? बेटा यहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती, और ऊपर नहीं देखा करते। ये स्कूल टाइम की बात है? स्कूल टाइम की। अब फिर चोरी से देखने लगे। पहले नीचे देखा, कोई दिख तो नहीं रहा, एक पल में देख लिया क्या है, कुछ दिखता नहीं था, लेकिन समझ नहीं आया, नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि ये ज़रूर था
कि जैसे जन्माष्टमी आती तो जन्माष्टमी पे वहाँ हमारे यहाँ फूल डोल सस्ते हैं, मंदिर सस्ते हैं, वो देखने जाते तो वहाँ घुंघरू की और तबले की, इनकी सबकी आवाज़ आती थी। अब तो वो रहा नहीं, अब तो वहाँ सब देह व्यापार केवल रह गया था, तो उनकी आवाज़ें आती। तो ये लगता कि अच्छा, जब पूछते हमारी मदर थोड़ी सख्त थी, तो पूछते क्या पूछ रही है, अरे दूसरों के सामने थोड़ी नाचती है। मैंने कहा जब गीत हुए हैं शादी ब्याह के तब भी तो नाचें औरतें, दूसरों के सामने। वो नहीं समझा पा रही थी मुझे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई बात क्या है ये। अच्छा, मेरा से सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, मेरा से सिलसिला। तो जब मेरे पहला रेस्क्यू हुआ हाँ। तो हिम्मत बढ़ी, हिम्मत। उसके बाद लगातार ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, लेकिन मैंने उसको उतरते हुए देखा और खटखट की आवाज़ आके मैंने ऐसे जीना देखा, तो वो उतर रही थी ऊपर से। मैंने कहा ये क्या बात हुई। वो मीरा से पहली घटना है, क्योंकि वो मुझे क्लिक नहीं कर पाई, तो शायद इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ी। तो उसने वो मुझे देख के ऊपर वापस भाग गई। अब मैंने 2-3 दिन कॉलेज में इतना ढूंढा कि वो कब आ जाए, मुझे मिले। फिर वो मिल गई, मैंने पकड़ा उसे ज़बरदस्ती। मैंने कहा तू उन गंदी औरतों के बीच में क्या कर रही थी? तो बोली वही मेरा घर है। कि तेरा घर कैसे हो सकता है, मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। बोली हाँ, मेरे भी माँ ऐसे ही हैं, अच्छे नहीं हम गिने जाते, पर मेरा भाग्य है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, मेरा पैर बचपन से ख़राब है पैदाइशी, तो मुझे इस धंधे में नहीं धकेला जाएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने की अनुमति दी जा रही है। मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ लिख के मैं कामयाब बनूंगी, अपनी माँ को भी निकालूंगी यहाँ से। ये अच्छी बात यह है कि वो बैंक कर्मी है, अब तो रिटायर हुई है अभी, और बैंक में उसने जॉब किया। आइडेंटिफाई नहीं करूँगी, डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन बैंक में जॉब किया उसने, अपनी माँ को वहाँ से निकाला, एक अच्छी ज़िंदगी दी। तो वो भी एक तरह का रेस्क्यू था कि उसने अपनी माँ को किया और मेरे लगातार संपर्क में रही। और आज मैं पहली बार ये कहूँगी कि बहुत सी चीज़ों में, बहुत बार में मुझे उस लड़की का सहयोग रहा, नई लड़की के आने में, क्योंकि उसकी मदद रहने तो लगी थी, लेकिन वहाँ का मोह नहीं छोड़ पाई थी, पैसे का, दूसरी चीज़ों का। तो वो दिन भर रहती थी, शाम होते ही अपने घर चली जाती थी। तो दिन भर में अगर आया तो बस यही उसकी लड़की ने शर्त रख रखी थी कि अगर कोई नई लड़की आएगी तो तुम मुझे बताओगी। वो मुझे बताती थी। अब सब पूछते तुम्हारे पास ऐसे कैसे सोर्सेज रहे, तो वो मेरी सबसे बड़ी सोर्स वो थी। और उसके बाद तो इतने सोर्स बने, आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि जिनको मैं जानती नहीं हूँ। मैं मैडम आप मुझे नहीं जानती, लड़की आई है फलानी के कोठे पे। अरे फलानी का कोठा ही ना पता मुझे तो कौन सा भैया ये बता दे, 400 कोठों में कितने याद रखूँ, कहाँ है जगह बताओ, ऐसे ऐसे। पक्का? हाँ पक्का। तू कहाँ मिलेगा? कि मैं बिल्कुल वहीं मिलूँगा खड़ा हुआ, लेकिन जाऊँगा नहीं, ना देखूँगा आपकी तरफ, आप समझ जाना जब मैं गर्दन करूँ। पुलिस लेकर जाते थे आप या अकेले? नहीं, कभी नहीं ले गए, ना पुलिस ना मीडिया। जैसे ही गए, एक को बताया, मैंने कहा भैया आज एक रेस्क्यू करूँ, क्योंकि मेरे बराबर में ऑफिस के बराबर में सिटी हलचल और ये सबका, इनका सबका उठना बैठना वही। तो एक को बताया, वो सबको किसी को सूचना दे दें। मैंने कभी किसी को, मैंने बताया ना कि मेरे हाथ से तो कभी किसी को विज्ञप्ति भी नहीं गई आज तक, मैंने कभी नहीं दी इतने 30 सालों में। तो फिर इतना सब कुछ कैसे कर पाते थे? कोठों के भीतर जाना, डर नहीं लगता था आपको? क्योंकि वहाँ का हमने सुना है माहौल कुछ ऐसा होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो बात ही नहीं करती थी। मान लो हम गए, अरे मैडम मैं तो जा रही थी बाजार, अब आप आ गई। मैंने कहा तेरे बाजार जाने में और मेरे आने में क्या कनेक्शन है, ये बता। तो बोली ना ना आप रहोगी तो मुझे बैठना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा तुझे कोई बैठना नहीं, लड़कियां तो हैं, मैं बैठी हूँ इनके पास, ऐसे ही थोड़ी देर बैठती हूँ, चली जाऊँगी मैं 5-7 मिनट में। नहीं नहीं मैं बैठूँगी यहीं। बैठ गई। कैसे जाएंगी, उनकी तो लड़कियों को बहका दूंगी मैं। तो बैठती थी वो भी। उस मतलब वो ऐसी परिस्थितियाँ थी, मैं आपको शायद समझा नहीं पाऊँ। परिस्थिति ऐसी थी कि हम अपमान करा के बैठे हैं, बोल नहीं रहे, मगर मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक लड़की बैठी है, लड़की मुझसे निगाह मिला रही है, मैं भी उससे निगाह मिला रही हूँ। और मैंने इशारे से पूछा कि, मैंने पूछा कुछ कहना है? नहीं। बाहर जाना है? नहीं। तो मैंने कहा निगाह क्यों झुकाती हो? मैंने कहा मुझसे ऐसे करके कहो। मालकिन बराबर में बैठी है, आवाज़ तो करनी नहीं है, इशारे से। तो अगर मुझे नहीं देख रही तो मैं समझ जाती थी कि वो निकलना चाहती है। अच्छा, छोटी छोटी पर्ची में अपने नंबर की, ये भी जो संजोग हैं, पर्ची रखते थे हम। फिर मैं चलते बार ऐसे ही लड़की को करा, अरे मैंने कहा तू तो बड़ी सुंदर सी है।
ऐसे लेके कहाँ इस काम में दस गई, और धीरे से उसकी मुट्ठी में वो पर्ची बंद करी। अगर वो पर्ची को छोड़ देती है तो वो हमारे लिए बहुत खतरने का निशान है, और अगर पकड़ ली तो समझो लड़की निकलेगी। लगेगा हमें 2-3 महीना, लेकिन आप क्या समझते एक दिन में? नहीं, 2-2 3-3 महीने लगते हैं हमको एक रेस्क्यू करने में। इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उनके पेरेंट्स का, उसके घर का, बाहर का पता करना है कहाँ के हैं, फिर उन लोगों से संपर्क करना है कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, या रखेंगे वहाँ जाना है हमें, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो खुद से उसको मजबूर कर देंगे कि जाओ फिर से वहाँ पैसा कमा रही हो, ऐसा तो मतलब, क्योंकि बेड़ियों में भी ऐसा होता। तो वो सारा देखना उस सब में टाइम, जब हम उसे आश्वस्त कर दें तेरे घर वालों से बात कर ली, या उनके घर वालों से कहेंगे भाई एक जना आ जाओ फलाने दिन निकालेंगे, तो वो टाइम हमारे पास ऐसा होता था। मतलब आप उसकी तो इमेजिन नहीं कर सकते, जिस दिन हमको लड़की निकालनी है कितनी हमारे सबके दिल धड़क रहे हैं, सब केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्या करना है बता दो, बस बता दो। लड़कों को मैं इस सबसे दूर रखती थी, मेरे जितने भी वॉलंटियर हैं जेंट्स, उनको मैं दूर रखती थी कि तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ उठा तो गलत हो जाएगा, मेरा उठ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितनी भी महिला मेरी वो थी उनको सबको तैयार करना। और कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी, धीरे धीरे जो दुकानदार थे वो, कुछ तो ये कि मैं वहाँ की बेटी, दूसरा ये भी कि उनको ये लग जाता था कि भाई अरे इतना अच्छा काम कर रही है, अपने मोहल्ले की बेटी है, हम क्यों इसका विरोध करें। तो तमाम लोग मतलब साथ खड़े हो जाते थे तुरंत, आज कुछ है क्या, आज कुछ है क्या, कहाँ पे है। मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता, अभी तो ढूंढूंगी कहाँ पे, क्योंकि उनको बताना तो पुलिस को बताना, पुलिस को बताना तो मालकिन को बताना, घूम के वहीं आ जाएंगे सारे। तो वो सारी चीज़ें हमें बड़ी देखनी पड़ती थी, और आखिरी पल तक दिल धड़कता था। लड़की, डर इसलिए नहीं लगता था कि डर का समय नहीं था, समय नहीं होता था हमारे पास डर का। हमारे पास समय होता था केवल ये कौन सी लड़की है, अगर 20 लड़कियां खड़ी हैं कैसे पहचाने, हमारे पास फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, भाई को माँ को ऊपर नहीं ले जा सकते, जो भी उनके परिजन आए हैं, कैसे फिर कैसे पहचाने, केवल नाम पता है हमें, ये नाम है, यहाँ कुछ और है। हर किसी लड़की के पीछे धीरे से बोलना, क्या तुम्हारा नाम ये है? कई बार ये डर लगता था कि इसका अगर ये नाम नहीं हो, मालकिन से कहेगी कि मुझे इस नाम से पुकारनी है, क्योंकि वो जानती होगी कि उस लड़की का नाम क्या है। तो वो परिस्थिति सारी देखनी होती थी। नहीं अतुल जी, मेरे समझ में एक बात नहीं आया कि जो सोर्स आपको फ़ोन करते थे वो पुलिस को भी फ़ोन कर सकते थे, पुलिस भी वहाँ चौकी वगैरह होती है। बहुत खतरा है, बहुत गंदगी है। देखिए, एक लड़की दिन भर में 15 से 20 कस्टमर निपटाती है, आप इमेजिन कर सकते हैं, 15 से 20 कस्टमर, और 200 रुपये उसको मिलते हैं। अगर 15 भी निपटाए तो उसके पास कितने से पैसे, 3000 रुपये। 3000 में 100 रुपये मालकिन की किराया पर डे का, 100 रुपये जो वो है आपका खाना वाना लाने वाला, चाय लाने वाला, उसके 200 रुपये पुलिस के, एक दिन के 200 रुपये पुलिस के। इसके अलावा उनको खाना भी है, रोटी भी खानी है, मेकअप करना, जो उनके बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर है। भाई हम अगर कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा ही तो है हमारा, कपड़ा नहीं होगा तो हम काहे का बिजनेस कर रहे हैं। उनका है देह का बिजनेस, और देह खूबसूरत नहीं लगेगी, चेहरा खूबसूरत नहीं लगेगा, उसके पास कस्टमर क्यों आएगा। और वो कस्टमर आएंगे जो ठेले वाले, पुताई वाले, सड़क छाप, जिनके सड़े हुए कपड़े, जिनकी तरफ मुंह देखने को जी ना करे, वो उनको बर्दाश्त करती है, से इमेजिन करेंगे। तो कैसे कैसे पुलिस को कह के, मैं आपको घटना बता दूंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने कैसे कैसी चीज़ें झेली है। मैं एक दिन जाती हूँ, मुझे देख के थोड़ा ये खिड़की बंद कर लड़कियों को इशारा कर देती थी कि अब कोई कस्टमर आए जाना मत, बैठ जाओ। और कस्टमर आने की अगर स्थिति देखो तो दरवाजे पे आया कस्टमर, सारी भाग के जाएंगी, खुद को एक्सपोज करेंगी, वो किसको पसंद करेगा, बाकी आके बैठ जाएंगी। एक को ले गया, तो वो आया एक लंबा चौड़ा आदमी, उसने कैप पहन रखी, लड़की मेरे बराबर में ऐसे बैठी थी, मैं यूँ बैठी और एक 3-4 लड़कियाँ यूँ बैठी। तो उसके बाल ऐसे हो रहे थे, तो उसने बाल ऐसे हटाए उस आदमी ने, लड़की थोड़ी कसमस आ गई, फिर उसने दोबारा हटाया, उसने ऐसे हाथ कर दिया, मैं देख रही हूँ। फिर तीसरी बार जब उसने करा, मैंने कहा क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है परेशान लड़की को, वो तो उसे नहीं हाथ लगवाना चाह रही, तो क्यों लगा रहा है। बोले आप मुझे पहचानी नहीं मैडम। मैंने कहा तू कोई कहीं का राष्ट्रपति है क्या, मैं तुझे क्यों पहचानूँ, मुझे पहचानना नहीं। नहीं सुनो तो, मैं, उसने नाम बताया, और मैं यहीं कांस्टेबल हूँ। अरे बाप रे। मैंने कहा इतने जूते मारूंगी कि तसल्ली हो जाएगी तुझे। और फिर जो मैं उसके पीछे चप्पल निकाल के दौड़ी तो सीधा जीने में गिरता पड़ता, ये जाए और वो जाए। उसके बाद उसने मुझे कभी वहाँ शक्ल नहीं दिखाई। तो कैसे पुलिस से कह दूंगी मैं, कैसे वो कोई जो मेरे सोर्स है वो कह देंगे पुलिस से। पुलिस से कहना होता तो वहाँ मेरी ज़रूरत कहाँ थी, फिर वो बाज़ार क्यों बसा रह जाता। पुलिस की तो सामने सीओ ऑफिस है,
चौकी है, बिल्कुल बिल्कुल मुहाने पे है, तो कैसे हो जाएगा? ये पुलिस तो सवाल नहीं उठता। और देसी कानून में भी कुछ लकूने हैं। जैसे आईटीपी एक्ट कहता है कि किसी कमरे में 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष सेक्सुअली इंडल्ज हों, वो वेश्यावृत्ति है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि कितना भी वो वेश्या है, वो आदमी तो आदमी है ना, वो कैसे एक कमरे में दूसरा भी आदमी होगा और दूसरी भी लड़की होगी? ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो वो वेश्यावृत्ति नहीं है। तो पुलिस तो कहेगी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहता मैडम, आप भी पता नहीं क्या कहती रहती हो। और पता है कि वो कोठे हैं, फिर भी पुलिस कहती है कि ऐसा तो है ही नहीं। कहाँ आप ये तो मना कर रही थी कि मुझे फंसा दिया। या तो मैं उच्चाधिकारियों की बात कर रही हूँ, मैं सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये उच्चाधिकारियों की बात कर रही हूँ कि जो मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। थानों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कहीं ना कहीं, इतना लंबे एक्सपीरियंस में। थाने बिकते हैं, उनका पैसा दे के ही वहाँ कोई चार्ज ले सकता था। अब तो खैर रहे नहीं, चार्ज ही तब ले सकता था जब वहाँ का हो, जब वो पैसा दे दे जो मांगा जा रहा है। कितना आपके हिसाब से? 25 लाख 25 लाख रुपए में थाना थाना। चार्ज। कितने समय के लिए? लंबे समय के 2 साल। ये ज़्यादा से ज़्यादा। कब की बातें हैं ये? ये लगभग 15-20 साल पुरानी। 15-20 साल पहले 25 लाख रुपए थाना, और ऐसे में आप रेस्क्यू करते थे। हाँ, कितनी लड़कियों का रेस्क्यू किया आपने? 532 लड़कियाँ। 532। कम है, ज़्यादा नहीं है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है कि भाई मैं इसमें बड़े खुश हो जाऊं और बहुत बड़ा मैंने कोई तमगा कर दिया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हज़ार लड़कियाँ पड़ी थी, उन्हें नहीं कर पाई मैं, उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाई। दुख इस बात का है, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई कि निकल जाओ यहाँ से, ये गंदगी है। वो रम चुकी थी, और रमना भी तो हमने सिखाया ना। बहुत से लोग कहते थे ये निकलना नहीं चाहती। अच्छा, मैंने कहा निकलेंगी। आप एक महिला को अपने घर काम दे दो, झाड़ू पोछा बर्तन का दे दो, ज़्यादा नहीं। अरे नहीं, इन्हें कौन रखेगा? मैंने कहा कैसे रखोगे? तुम्हारी बीवी तो 24 घंटे तुम पर निगाह रखेगी कि ये मेरे पति को ना फंसा रही हो, मेरे बेटे को ना फंसा रही हो। तो इनका जो स्टिग्मा, इनके जो माथे पे कलंक लगा हुआ है, वो इनको कहाँ रहने देगा? बताओ आप। जब आप रखने को तैयार नहीं तो शादी ब्याह तो तब करोगे। और एक सज्जन ने तो मुझे ऐसा कहा, कुछ बात चल रही थी और मुझे दुख ये बात का है कि वो भी पंडित थे और मैं उन्हें भाई ही बुलाती थी। उन्होंने मुझसे कहा, अरे काहे को परेशान हो रही है इतनी? मुझे तू करके बुलाते थे, बड़े थे, इंस्पेक्टर थे। अपनी भाभी से बात कर ले, एक और रख लूंगा, अरे एक का तो उद्धार कर दूंगा। मैं खैर कुछ नहीं बोली, मैंने बहुत सख्त, क्योंकि हंसने का तो बात ही नहीं थी। मैं तुम्हें भाई कह रही हूँ तो कैसे हंसूंगी तुम्हारी बात पे? कोई देवर थोड़ी लग रहे हो कि मजाक करूंगी मैं तुमसे। वो उसके बाद में कुछ बात हुई तो मुझे एक सेक्स वर्कर थी, थोड़ा सा मेरे से रखती थी अच्छा सा, उसने मुझे कहा कि देखना दीदी, इतना रात दारू पी कितना बवाल किया इंस्पेक्टर साहब। मैं कहा किसकी बात कर रही है तू? कि उनकी कर रही हूँ मेरे तो। और उसे पता था कि ये इनके सगे भाई हैं। मैंने कहा तू सच कह रही है? अच्छा रुको। उसने फ़ोन मिलाया, सर रात आपने देखना दारू पी के कितना बवाल। अब बताओ, मेरे पास तो छोटी लड़कियां होती भी नहीं हैं, आप छोटी लड़की मांग रहे थे, मैं कहाँ से ला के दूँ? कि तो अब ला दे, छोटी भी रख लिया कर, हम तो तेरे पे संरक्षण को तो बैठे ही हम तेरे, तुझे कुछ कह थोड़ी रहे। तो बताइए, डूब के मर जाने की बात है? बताइए, अब तो रिटायर हो गए वो, मैं क्या कहूँ? तो उस पुलिस से मदद मांगती मैं, देते वो मदद? बताइए, अगर आपको उम्मीद है कि वो मदद देते तो मैं ज़रूर मांगती। मैं एक आदमी के अलावा किसी को नहीं कहती कि वो भी पीपीएस थे, उन्होंने मेरी मदद की। लास्ट रेस्क्यू मैंने उन्हीं की मदद से किया, बिना मीडिया के किया और सफल किया। एक के बजाय 3 लड़कियां हमको मिली, तो बाकी किसी ने नहीं। और उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई भी। छूटते का ठीक है। इस दौरान कई बार ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आप पर आरोप भी लगे हों, आप पर हमला भी हुआ हो? मुझे मार दिया था जान से। मेरी बेटी की शादी थी जनवरी में, और 31 दिसंबर को हम दिन में, हम सुबह सुबह, मैंने कहा शाम को तो ये बच्चे खुराफात करते रहते हैं यहाँ, तो मैंने कहा दिन में हम कार्ड दिया है 1-2 जगह जो लोकल के हैं। मैं चली गई और मेरे साथ मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे, संयोग से वो भी पुलिस में थे। और वो पता नहीं क्यों घर से निकलते ही कहने लगे
कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कोई हमारा पीछा कर रहा हो? मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है शीशे में बार बार कि कोई गाड़ी है जो हमें फॉलो कर रही है। मैंने कहा इतनी सी दूर पे, अभी तो घर से निकले हैं, इतनी सी दूर हम उस रास्ते से निकले थे, तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े, हम साके चौपला पहुँचे, उन्होंने कहा फिर नहीं भाई कोई मुझे कर रहा है फॉलो। मैंने कहा तुम्हारी पुलिसिया दिमाग है ना वो चल रहा है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया और उससे कहा कि भाई मुझे मतलब थोड़ा आगे मिलो, मुझे गाड़ी दो। बहुत तेज़ उन्होंने दौड़ाई यूनिवर्सिटी तक, वहाँ हमने गाड़ी बदली और फिर चल दिए। वो छोड़ दी गाड़ी, वो उसको छोड़ दी जो उनका कोई आदमी आया था। फिर उसके बाद हम जा रहे थे इधर किठौर, तो चल दिए हम गढ़ रोड पे। फिर उन्होंने थोड़ा यूनिवर्सिटी से आगे निकलते ही, मेडिकल पे पहुँचे भी नहीं थे, उन्होंने फिर से कहा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ऐसा करो आज नहीं तुम घर जाओ। मैंने कहा नहीं भाई इतना समय नहीं है ना, 10 दिन रह गए शादी के और मैं देख के आऊँगी। अरे पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं है। फिर भी चले और जैसे ही हम जैसे यहाँ सामने हो गाँव और यहाँ से यूँ टर्न होना, थोड़ा उन्होंने गाड़ी यूँ उतारी, लेकिन उन्होंने मुझे एकदम से ऐसा करा मेरा सिर पे हाथ और मुझे नीचे कर दिया। मुझे समझ नहीं आया क्यों किया, मुझे ये बात नहीं पता क्यों किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। वो तो इस कदर डैमेज हुए कि मतलब कोई शरीर का हिस्सा नहीं था। 1 साल लगभग कोमा में रहे, पूरा मतलब सब कुछ टूट गया, ये वो घुटने पैर और मतलब बहुत बुरा हाल उनका। मेरे ये सब निशान उसी समय के हैं, सब टूटे और पैर टूटा, ये पूरा। कैसे हम आए हमको नहीं पता, हमको हॉस्पिटल में। उसके बाद भी आपका क्रम जारी रहा? हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने 2011 में ही बेटी की शादी के तुरंत बाद भी मैंने रेस्क्यू किया एकदम। क्या वो परिवार तो ना ने रोका नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। इतना कुछ हो गया? हाँ नहीं कुछ कहा। धमकियाँ खूब आती होंगी? खूब खूब धमकियाँ, नहीं मतलब घर आके धमकाया, घर आके। बस ये है मैं कभी वहाँ नहीं बुलाती थी किसी को भी, जिसको आना मैंने कहा मुझसे मिलना ही है ना आ जाओ। नहीं अतुल जी, पति भी आपके, छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे और धमकियाँ, तो ऐसे में परिवार तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहा होगा। ये पता नहीं क्यों मुझे खुद भी नहीं लगती ये बात, कुछ कभी मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ तक कि मेरे तो मतलब मेरे गांव ने भी मेरा साथ दिया। परिवार तो परिवार, मुझे हमारे प्रधान जी थे और उन्होंने कहा भाई एक बात सुनो, तुम हर बार अकेले रेस्क्यू करने जाती हो, इस बार हमें लेके जाओ। मैंने कहा प्रधान जी आप वहाँ जाएंगे? और हाँ मैं जाऊँगा। और वो गए हमारे साथ रेस्क्यू में और उन्होंने इतना ज़बरदस्त रेस्क्यू किया, वो हम तो चल दिए थे। मैंने कहा नहीं है कुछ भी, लड़की नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ ज़रा तुम, ये 7 टाइल हैं जो ऊपर की लगी छत पे वो थे, ये तो हैं लाल जैसे होते हैं पत्थर, और ये सफ़ेद क्यों है भाई? और ये ऐसी ही है, ऐसी ही है, ऐसी पता नहीं क्या करती हो क्या करती हो। और ये एक स्टील की सीढ़ी रखी थी, ये भी नया हमारे लिए था, फोल्डिंग सीढ़ी। कभी ये उन्होंने फटाफट ले यूँ मारा, एक लंबे चौड़े आदमी थे, वो टूट के पत्थर नीचे और उसके अंदर 3 लड़कियाँ थीं। तो छत में आप पता नहीं जैसे दुछत्ती हम लोग बना देते हैं, सांस नहीं आ रहा था उनको कहीं। दुछत्ती में कौन खिड़की दरवाजे बनाता, तो ये उसमें से लड़कियाँ निकली। तो ये तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं कहती हूँ भगवान को धन्यवाद है कि कोई मतलब कभी क्रिटिसाइज, मतलब वो छिपा के रखते थे लड़कियों? पता था ना कि रेस्क्यू के लिए ये पागल है ना, पहले ही जाके बैठ गई उसके यहाँ कि तुम्हारे यहाँ लड़की की सूचना आई है हमारे पास, ये हमारी भोली है ये। कह मैं मना करके भेजूँ कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, ये मत कहना मैडम आएंगी। जाके बैठ गई, उसको शक हो गया, उससे पहले तो उसने सब गायब कर दी थी वहाँ। फिर उसने कहा जी वो तो हमें भगा रही, मैं भाग जा वहाँ से, चल हटा मैं आ रही हूँ, निकल वहाँ से। अच्छा अतुल जी, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती कैसे है? आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो। देखिए ये एक पूरा रूट कॉज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला व्यापार है, जिसमें किसी का कुछ नहीं लगता, केवल एक इंसान की देह दाव पे लगती है। और ये इसलिए बंद भी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसमें हर तबके का आदमी शामिल है, हर किसी का हित है वहाँ। इतने हितग्राही हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे जो इनके लिए शेल्टर का काम करते हैं। तो ये मैं अगर कहूँ कि ऐसे चल रहे, मैं सपोज नेपाल की बात करती हूँ, नेपाल से एक लड़की चलती है, काम के नाम पे लाई जाती है कि भाई काम के नाम पे ले जा रहे हैं, ले आए यहाँ लाके उसको जो टॉर्चर, अगर उसको सीधे सीधे पहले से तय हो गया कि उसको जाना ही है यहाँ क्या है अपना
दिल्ली वाला जीबी रोड पे जहाँ नहीं है, मालकिन से पहले से बात है। अभी मालकिन देखिए कि पहले से अपने आप को क्रूरतम बना लेती है। अगर मैं क्या कहूँ आपसे कि इमेजिन नहीं कर सकते आप किसी के दर्द का। मारपीट नहीं होती है, आप किसी के इंटरनल पार्ट में मिर्च डालेंगे, चूना डालेंगे, वो मरना सन हो जाएगी तो क्या करेगी? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि किससे गुहार लगाऊं। हर कोई वो पिशाच खड़ा है वहाँ जो उसे मारने को तैयार खड़ा है, तो फिर वो किससे लगाएगी गुहार? ये मतलब इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते क्यों हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा, रोकते क्यों नहीं है? मतलब सरकार, प्रशासन, सरकार केवल वोट मांगने जाएंगे, आज हो जाए, आज चुनाव शुरू हो जाए, बहन जी इस बार हमने बहिष्कार कराया, मत दो, डर लगा दो दोनों तरफ कि अब नहीं देंगे हम, पिछले जो चुनाव हुए हम वोट नहीं देंगे, नहीं दिए वोट, खूब नौराने की कोशिश करी, नहीं जी हमारे यहाँ मत आओ, वोट ही नहीं देंगे, हमारा एजेंडा ही नहीं है तुम्हारे इसमें किसी में, तो फिर हम क्यों देंगे? तो ये एक सरकार की फेलियर नहीं है, नेग्लिजेंसी है, ये लापरवाही इनकी तरफ से आंख मूंदना है। वो कहावत है ना कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख मूंद लेता है, ऐसे आंख मूंद रखी हैं। हर जिम्मेदार आदमी ने अपनी आंख मूंद रखी हैं, हितग्राहियों ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल रखी हैं, और हम जैसे लोग चंद मुट्ठी भर हैं। पूरे देश में मुश्किल से 6-7 भी नहीं है करने वाले। तो ये बड़ा रूट कॉज है जिसे हम और आप तोड़ ही नहीं सकते। कोशिश 30 साल में भी मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी। 532 लड़कियों को आपने आज़ाद करवाया है, हाँ जी, बड़ी उपलब्धि है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाई। ये बड़ी उपलब्धि इसलिए नहीं है कि मैं मीरा को नहीं खोज पाई, पहली मेरी फेलियर ये है। दूसरा फेलियर ये है कि वहाँ 532 लड़कियाँ नहीं थी, वहाँ हर वक्त मौजूद जो थीं पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 2500 महिलाएं थीं जिनको मैं नहीं निकाल सकी। उनकी मंशा नहीं थी निकलने की, क्योंकि समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है आज भी। आज भी अगर मैं कहूँ किसी से, या मैं कह रही हूँ मेरे घर में मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, पर अगर मैं कहती कि मैं एक काम वाली रख लूँ उनमें से, तो शायद ना तैयार, शायद नहीं, मैं 100% कह रही हूँ, कोई तैयार नहीं होता कि नहीं बस दूर रखो, घर नहीं, घर नहीं। ऐसा मैं घर लाती थी, इसके घर भी जाते, जैसे हमने रेस्क्यू की, अभी आज नहीं है रात को, चलो हमारे घर रहना, रात भर काउंसलिंग करना, बातचीत करना, परिवार में रखना, ये सब करते थे हम। पर एक्सेप्टेंस ना होने से मुझे दुख है कि मैं शायद कुछ और बच्चियों को बचा सकती थी अगर समाज में जरा सा भी होता, जरा सा, या कानून के इतने कठिन कब्जे ना होते। कई बार मुकदमे दर्ज हुए आपके ऊपर? बहुत बार हुए। क्या आरोप लगे कि मारपीट करती हैं, पैसा मांगती हैं। मारपीट किसके साथ? उनके सबके मालकिनों के। अच्छा, मतलब जब आप रेस्क्यू करने जाते थे तो आप उनको पिटाई भी करते थे? हाँ, मैं इससे इनकार थोड़ी करती हूँ। वो क्या मुझे हाथ जोड़ने से लड़की दे देंगी? वो मुझसे सीधे भिड़ती हैं तो मारूंगी तो हूँ। मैं लात घूसे सबसे मारती हूँ, और जितनी गंदी गालियाँ वो देती हूँ उससे कहीं ज़्यादा गंदी देती हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उससे कहीं ज़्यादा देती हूँ और लेती हूँ लड़कियाँ। वो मेरे कपड़े फाड़ती है, मेरी साड़ी कई बार पिन हट जाते हैं, ब्लाउज फाड़ती हैं, कुछ भी करती हो। मुझे गंदी गालियाँ देती, तेरी लड़की को यहाँ बिठाऊंगी, एक दिन तेरी लड़की यहाँ बैठेगी, तो देख कैसे तेरा घर बर्बाद करूँ, कहती हैं को। मैं क्या, हाँ करो, कोई बात नहीं, उसको भी निकाल लूँगी, जैसे तो ये निकाल, ये भी मेरी बेटी हैं। तो नहीं, मैं इतना मौका, और जीने तक वो हैं, जीने के बाद उनका साम्राज्य नहीं है। कितनों को पिटा आपने? लगभग सभी को, मालकिनों को खास तौर पे। अच्छा, जब इतना धमकियां भी हो गई, आपको मारने की कोशिश भी कर ली गई, पिटाई तो आप कह रहे हो कि रोज़ ही काम चलता था लगभग, तो जब इन तमाम धमकियों से आप नहीं माने तो फिर प्रलोभन भी दिया होगा, कोशिश तो की होगी? हाँ, नहीं, प्रलोभन ऐसा तो कोई नहीं दिया गया कि भाई मतलब भाई चलो इस लड़की को मत देखना, इसके लिए तुम्हें हम कोई 1-2 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन हाँ, प्रलोभन हुए, जैसे दीदी देखना, ये तो मेरी भांजी है, ये तो मेरी बहन की लड़की है, मेरे भाई की लड़की है, बहुत गरीब हैं, इनके कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने कहा चल तो मैं नौकरी लगवाती हूँ, देखना, मैं, आप इसकी तरफ मत देखो, बस आप जो कहोगी, ये जो कमाएगी उसमें से हिस्सा दे दूंगी। मैंने कहा मैं इसे जो ले जाती हूँ, वहाँ जो कमाएगी उसमें से हिस्सा ले लूँगी, क्योंकि मैं भूखी मर रही हूँ, तो इसलिए वहाँ से ले लूँगी हिस्सा। तू इसे छोड़ दे, तेरी बहन बेटी है, कोई बात नहीं, इतना गंदा काम मत कर। अपनी बहन बेटी होती नहीं थी उनकी बहन बेटियाँ, वो तो हर किसी को बताती है, ये तो मेरी भांजी है, अभी आई हुई है वहाँ से। तो प्रलोभन वो दे नहीं पाई, बहुत नहीं दे पाई। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ
कि कभी वो बहुत प्यार से, जिनसे मेरी थोड़ी इंटीमेसी हो गई थी, मुकदमे उन पे भी कराए मैंने। ऐसा नहीं है कि भैया तुम मेरी बहुत खैर ख्वाह बन रही है तो मैं नहीं कराऊंगी, लड़की निकालूंगी तो जम के मुकदमा ITP एक्ट में तुम पे कराऊंगी, जेल में भेजूंगी। तो मेरे लिए कभी साड़ी ले आई, मिठाई ले आई, खाओ मेरे साथ बैठ के। तो साड़ी काफ़ी महंगे लेके आती होंगे आपके लिए। अब देखो ये तो मैं पूछने नहीं जाती थी, भाई जयपुर से लाई हो, कितने की लाई हो, भैया दे गई, चल सिर माथे, पर पहनना जरूर, हाँ पहन लूंगी। अच्छा, रखी पहनी आपने? हाँ हाँ मैं पहनती हूँ, रखी भी है मेरे पास। अच्छा, जैसे मतलब आपके अच्छे संबंध भी थे। अच्छे संबंधी, उनके बच्चे पढ़ा रही हूँ मैं, 100% वहाँ एजुकेशन है। उनके बच्चों को नाम दिए, जब तक माँ का नाम नहीं था, गार्जियनशिप में मेरे नाम रहे बहुत बच्चों के। एडमिशन नहीं हो रहा है तो एडमिशन कराने के लिए गई हूँ, या कोई और दिक्कत है, पुलिस परेशान कर रही है, तब भी गई हूँ, इनकी तरफ से खड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके निजी दुख सुख को नहीं देख रही थी। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, मेरी लड़की वड़की नहीं है अभी, और अब कुछ काम धंधा नहीं है, जो भी मुझसे बन सकता था कुछ राशन वाशन डलवा दूँ। राशन कार्ड बनवाए उनके, वोटर कार्ड बनवाए हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा, उनकी लड़ाई भी आपने लड़ी है? हाँ लड़ाई भी लड़ी। उनको जो आधार कार्ड बनवाए। सम्मान, उनको जो हित जो चाहिए मानवाधिकार के तहत। हाँ हाँ। अब जैसे बहुत से कुछ चीज़ों पर उनका बड़ा ज़बरदस्त मैंने विरोध किया। ये सब कुछ करते हुए 30 वर्ष हो चुके हैं आपको। इस दौरान खर्च भी आता होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होता था? देखिए खर्च मेरा क्या आएगा, पहली बात तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल NGOs के साथ काम किया, यूनिसेफ के साथ बहुत टाइम, 10 साल मैंने यूनिसेफ के साथ काम किया, क्राई के साथ मैंने 7-8 साल काम किया, एक्शन एड के साथ काम किया, लोकल मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ किया, लेबर डिपार्टमेंट के साथ किया। मतलब अगर उनके बच्चों को पढ़ाना है तो वो सब भी चाहिए। उनके स्कूल्स चलाए मैंने जो लेबर डिपार्टमेंट की सहायता से, तो वो कभी आया नहीं। और बहुत पैसे की मुझे ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी कि मुझे रेस्क्यू करने में कौन से मेरे पैसे लगने हैं, वहाँ तक जाना ही तो है। चली जाऊँगी, लड़की निकालूंगी, पुलिस को दे दूंगी, मार लो पीट लो भैया, जो करना उसमें क्या पैसे लगेंगे, तुम मुझे मार लो मैं तुम्हें मार। इस दौरान कुछ हाथ मदद के लिए आगे भी आए होंगे? नहीं, 100% किसी नहीं, ने साथ नहीं? 100% नहीं, कतई नहीं। एक आदमी ने आगे आके ये नहीं, अरे हाथ छोड़ो, किसी ने ये भी नहीं कहा भाई एक लड़की का उद्धार मैं करूँ, मेरे घर झाड़ू पोछे के लिए भेज दो। बहुतों से कहा मैंने, जो बड़ा कहते थे अरे ऐसे ऐसे आए कि बहुत बुजुर्ग थे, मैं बाबूजी बुलाती थी, तुम मुझे एक बार वहाँ दिखा दे। मैं क्यों गए, तमाशा है क्या देख का हो, मुझे एक बार दिखा दे, चल भाई चलो। गए, बाबूजी नीचे रह गए, मैं चली गई ऊपर। अब आई तो पसीने पसीने, क्या हुआ, अरे भैया तेरी तो बड़ी हिम्मत है, तू चली गई। मैं तो पीठ फेर के इधर खड़ा हो गया। मैंने कहा तुमने सोचा कि वहाँ औरत है, मैंने सोचा माँ बहन और बेटी है, बस ये अंतर रहा, मैं चली गई, तुम नहीं जा सके। डर गए? मैं क्या तुम डर गए, तो लोग ऐसे भी हैं। और मैंने ऐसा भी किया, मैं लोगों को आजमाती हूँ। एक लड़की को निकाला, एक लड़का उससे प्यार करता था, उसने कहा मैं शादी करूँगा। लड़की मुस्लिम थी, लड़का हिंदू जाट हो। मैंने कहा थाने में ही होएगी भाई शादी तो। इंस्पेक्टर साहब बोले अरे क्या कर रही हो थाने में। मैंने कहा क्यों, औरों की ना कराते जो भाग का जहाँ, उनकी भी तो कराओ, ये भी भाग का है, ऐसे समझ लो। तो जी हमने काजी जी बुला लिए, शहर काजी। काजी साहब बोले मैं करूँ, मैं हैं आप क्यों नहीं पढ़ाओगे, निकाह क्यों नहीं पढ़ाओगे, मैं तो आपकी धर्म की बात कर रही हूँ भाई, मैं हिंदू धर्म से मैं कराऊंगी इसकी शादी और इससे तुम कराओ। काजी जी ने निकाह पढ़ाया, फिर मैंने की छुआरे तो बंटवा दो, लड़के के पिता, लड़की की माँ हम और लड़के की माँ तुम, लड़के के पिताजी तुमने किया। वो तो अभी कह रहे मुझे भाई समझाने हमारी, और छुआरे बंटवाए हमने, फिर मिठाई विठाई मंगवाई और दोनों मज़े से रह रहे हैं। 3 बेटियां हैं उसकी। अच्छा, जो 532 लड़कियों को आपने रेस्क्यू किया, उनके बारे में बाद में आपने फीडबैक ली, वो सब ठीक बराबर है? बराबर, मैंने बताया ना कि उसकी तो 3 बेटियां हैं, लक्ष्मी, मतलब नाम तो कुछ और था, हमने लक्ष्मी दे दिया था। तो 3 बेटियां हैं और अच्छे से रह रही है, खूब हंसती है, खुश है, कोई शिकायत भी नहीं करती कि भाई कोई शिकायत है मुझे इससे। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगी, और बहुत खुश हैं। मैंने बताया ना कि और दूसरे लोग भी आए, हमने ये नहीं बताया कि ये केवल उस लड़की का पता है कि भाई यहाँ से है, 2-3 लड़कियों का पता है, लेकिन जिनकी शादी कराई उन्होंने कहा जी ऐसी लड़की हमें भी दिलवा दो जी, हमारी शादी ना हो रही है, बहुत अच्छी लड़की है। ऐसा सारा हमारे तो ढोर डंगर भी नहवाने सीख लिए, ऐसा नहीं करनी सीख ली, और इससे ज़्यादा क्या करेगी बेचारी, कहाँ की वो लड़की हैदराबाद की थी, भाषा भी नहीं जानती। मन को संतुष्टि मिलती होगी, नींद अच्छी आती होगी आपको जब कोई रेस्क्यू सफल होता होगा? हाँ, जब एक रेस्क्यू सफल होता है तो बहुत तसल्ली मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एक दिन गाड़ी में बैठी, रेस्क्यू करने के बाद घर आ रही और मैं सो गई पीछे बैठी बैठी, मतलब लेट गई पिछली सीट पे और गिर गई नीचे। तब आँख खुली जब ये सारे हंस रहे थे, जो आगे मेरे बराबर में ये बैठी हुई थी, आगे एक और दूसरा लड़का था, एक गाड़ी चला, तो मेरे हंसने से आँख खुली। मैंने कहा क्या हुआ, बोले पड़ी कहाँ हुई है तो देख लो, मुझे नहीं याद रहा। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ से इन लड़कियों को इस नरक में धकेला जाता है, कुछ चिन्हित किया आपने? नेपाल से सबसे ज़्यादा नेपाली लड़कियां बहुत हैं। यूँ तो मैंने बांग्लादेशी लड़की भी निकाली, अब कैसे आई वो रूट कॉज है। लड़की हमने
निकाली अफ़गानिस्तान की। हाँ, भाषा नहीं जानती, मेरठ से। मेरठ से, बहुत सुंदर थी, भाषा नहीं जानती थी, और जब देखो तब ऐसे ही देखती रहती थी। मैंने एक दिन पूछा कि ये लड़की बोलती क्यों नहीं है, कभी भी नहीं बात करती मुझसे, ये बात ही नहीं करती। मैंने उससे पूछा पास को बुला के, बेटा बात नहीं करती, तो वो ऐसे देखती थी। मुझे लगा ये मेरी भाषा नहीं समझ रही, जो उसका लुक था देखने का, तो वो समझ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसे करके देखे, कभी उसकी मालकिन की तरफ देखे, मैंने कहा भाई ये तो भाषा नहीं समझ रही। फिर मुझे कुछ सर लगा, मैंने अपने पर्स में डायरी निकाल के मैंने लिखा, ये इंग्लिश में लिखा कि अगर तुम इंग्लिश जानती हो तो मुझे इसका जवाब दो। उसने फट से लिखा यस। तो फिर मैंने उसे लिखा कि भाई अपने बारे में मुझे बताओ, और अगर निकलना चाहती हो तो लिख दो, इसको कुछ नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना ढंग से हिंदी पढ़नी आती है, ये अनपढ़ है, ये नहीं देखेगी। तो उसने फटा पूरी लिखी, उसने 2-3 पेज भर दिए, सब लिखा। मैं अफ़गानिस्तान की हूँ, दिल्ली में पढ़ रही थी, और मतलब एजुकेशन वीज़ा पे थी, और वहाँ से मुझे एक लड़के ने फंसाया, बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बच्ची थी। फंसाने के बाद में मुझे यहाँ भेज गया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये क्या जगह है, तो और मुझे मेरे घर पहुँचा दो। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे सफल और अच्छा रेस्क्यू था, जिसके लिए मुझे मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि एक लड़की वो घर जाके कैसे, कभी तो मुझे याद करती होगी कि मैं अपने घर आ गई, तो मुझे बहुत दुआएं मिलती होंगी। सुकून मिला मुझे बहुत। हालांकि उसमें हमें बहुत दिक्कतें आई, एम्बेसी ये वो सब चीज़ें, बहुत दिक्कतें आई, भागते रहे दिल्ली। मेरे बेटे ने बहुत मदद की दिल्ली का तो सब कराने में उसका, क्योंकि उसके कॉलेज का सब हमने रिकॉर्ड निकलवाया, उसके आधार पर उसका वीज़ा देखा कितने समय का बच रहा है, और अभी था उसका 1.5 साल का। और अब क्या हालात हैं कोठों के मेरठ में? अभी तो हाई कोर्ट के आदेश पे बंद हो गए हैं, लेकिन ये लोग लगी हुई हैं कि वो खोले जाएं, क्योंकि उनकी मिल्कियत भी है, वो उनके बैनामे हैं। तो सेंटर में पड़ते हैं ना कोठे, तो मेरठ में बिल्कुल मेन सिटी में है वो, और वो लगी हुई हैं कि वो खुल जाएं। खुल जाते तो देखिए एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अतुल शर्मा माने तो कोठों के प्रति यमराज। यमराज तो नहीं, क्योंकि मेरे कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई, पर हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं हूँ जल्लाद उनके लिए, बिल्कुल। क्योंकि फिर मुझे कुछ नहीं समझ आता था, सिवा इसके कि मैं उनको, जितना उन्होंने, मेरे दिमाग में सारी बातें घूमती थी, कैसे इसको टॉर्चर किया होगा, कैसे ये तैयार हुई होगी, क्या क्या इसके साथ बीता होगा, वो सब मुझे फिर इतना ज़्यादा करता है परेशान कि मैं बिना बात भी मारती हूँ। फिर मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मेरी ये कि मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी मतलब ऐसा व्यवहार करती हूँ, पर करती हूँ। मेरे मन में उस वक्त ये होता है कि मेरी बेटी होती तो, किसी की तो है ना, इसके साथ ऐसा हुआ। और जब वो मासूम मतलब लगती नहीं थी, जब तक वो वहाँ है दिख रही है कि ये बिल्कुल कोई कोठे वाली, लेकिन जैसे ही वो उतरी तैसे ही वो, अगर दुपट्टा भी सिर पे, मैं बेटा दुपट्टा रखोगी सिर पे, फट से रख लिया, और मैंने कहा मुँह बांध लो क्योंकि मीडिया है, बांध लो। तो ऐसे सीने से लग जाती थी कि जैसे एक माँ के दिल से लग जाए। तो बस वो मेरे लिए बहुत है, बस। क्या संदेश देना? मैं संदेश नहीं दूंगी, मैं ये कहूँगी कि मुझे प्रभु ने मेरे 3 इतनी अच्छी औलादें दी, शायद उसी का ये परिणाम है। इतनी सफल, और मतलब नाम है मेरे बेटे का पूरे में, बस। तो मैं ये, वो मुझे उसके बदले में भगवान देता रहा कि तू उनका कर, तो तेरे बच्चों को। अतुल जी, रेस्क्यू का ये क्रम लगातार जारी है अभी भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद भी हमने एक लड़की निकाली, और उन्हीं के सोर्सेज से निकाली। जयपुर ले जाके उसको बेचने की तैयारी हो गई थी, जयपुर से निकलवाई वो लड़की। और अभी तो हमारा एक और टारगेट है, आगे लक्ष्य है कि हम जो जिन पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, और मसाज पार्लर्स मेरठ जैसी कस्बाई मानसिकता के शहर में खुल गए हैं, स्पा सेंटर खुल गए हैं, इन सब पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पूरी असलियत आ जाती है, यूँ मैं फेक रेड में कहीं नहीं करती, ना मैंने वहाँ की और ना यहाँ करूँगी। जब मुझे लगेगा कि अब सब कुछ मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, मैं उस दिन पूरे एविडेंस के साथ। पूरे एविडेंस के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी अतुल शर्मा के साथ ये चर्चा, और किस तरह से ये 6ठी क्लास में जब इनका परिवार इनको रोकता था कि उन घरों की तरफ नहीं देखना, और फिर उन्हीं घरों में जा कर के इनके नाम की धमक हुई, कोठों की जल्लाद। रेस्क्यू का इनका अभियान लगातार जारी है।